Hello students. Now I'm going to start your history chapter next chapter. It's in as entitled Nationalism in India. So in this chapter we will try to understand about how the nationalism is emerged in the people of the India. कि इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की भावना कब और किस तरह से विकसित हुई उसके बारे में ये पूरा चैप्टर हमको डिस्कस कराता है। तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं टॉपिक्स के बारे में समझना है कि आपके इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे एमर्ज होती है, किस तरह से वो हेल्प करती है और जो हमें एक इंडिया को फ्री कराने में हेल्प करती है। सो इन प्रीवियस चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमने देखा था कि नेशनलिज्म जो है वह हमारी स्टार्ट होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इसके बाद ये आपकी जर्मनी से होती हुई जर्मनी के बारे में आती है, फिर जापान आपके जर्मनी में आती है, इटली की बात आती है और फिर धीरे धीरे ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलती है, फिर अमेरिकन में जाती है और उसके बाद से नेशनलिज्म हमारी अदर पार्ट्स में भी देखने को मिलनी शुरू हो जाती हैं। वैसे नेशनलिज्म का मतलब अगर हम ब्रॉड लेवल पे समझने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी भावना होती है जो हमें एक सिंगल आइडेंटिटी बनाने में मदद करती है कि हम हर एक पीपल ये सोचता है कि ये हमारे लिए एक हम सब एक हैं, एक ही तरह के इन्वायरमेंट से रहने वाले लोग हैं, एक ही तरह की आइडेंटिफाई करने वाले लोग हैं। तो ये हमारा होता है नेशनलिज्म। अगर हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में अगर हम मीडियल हिस्ट्री अगर हम देखें तो मीडियल हिस्ट्री में आपके बहुत सारे वॉर्स होते हैं, राजा चेंज होते हैं, किंग्स हमारे आते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स आते हैं जो अटैक करते हैं, यहाँ पे रूल करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी पूरी की पूरी मीडियल हिस्ट्री अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो इंडिया पे मैक्सिमम रूल्स आपके फॉरेनर्स का ही है, जो अलग अलग लोकेशन से आते हैं, इंडिया में अटैक करते हैं और यहीं पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर जो सिटीजन्स थे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि इन वार्स का उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता था। उनको ये नहीं मतलब था कि ये राजा आया, कोई फॉरेनर आया या कौन आया, उनको मतलब नहीं होता है। उनको मतलब होता है कि ये राजा गया, एक दूसरा राजा चेंज हुआ, उसके बाद से वो राजा जो किंग आया, जो एम्परर आया न्यू, वह अपने तरीके से मनमानी करना शुरू कर दे। उसके बावजूद भी उनके माइंड में ये रहेगा कि काश कोई दूसरा एम्परर आए जो हमारी लाइफ को चेंज कर सके। तो इंडिया की ये आपकी सिचुएशन देखने को मिलती है। यहाँ तक कि 18th सेंचुरी तक की बात की जाए या 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इसी तरह की कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कि जैसे हमने देखा, हम जानते हैं कि जैसे ही आपकी मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की डेथ के बाद, यानी जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसके बाद से जो उसके सक्सेसर होते हैं, जो उसके आगे के वंशज होते हैं, वह उस एम्पायर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। वो इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि वह अपनी बड़ी साम्राज्य को जो धरोहर के रूप में उन्हें मिली है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके आगे बढ़ा सकें। सो इस वजह से हम इंडिया में एक नए नए लोगों की मराठा साम्राज्य आता है, फिर मराठों के बाद से ऐसा लगता है कि मुग़ल एम्पायर जब ख़त्म हुआ, यानी पूरी तरह से जब वो एकदम वीक हो गया, तो मराठा साम्राज्य देखने को मिलता है। लेकिन वह भी क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर समय के बाद वो भी वीक पड़ने लगता है और उसके बाद से हमारे सामने आती है ब्रिटिश रूल।
तो ब्रिटिश रूल जब हमारी कंट्री में स्टार्ट होना शुरू होती है, तो उस समय में भी लोगों के माइंड में ये एक पार्टिकुलर ये माइंड में नहीं आया कि ये हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उनको ये लगा कि जिस तरह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म, जैसे ही मुग़ल ख़त्म हुआ वैसे ही हमारी मुग़ल डायनेस्टी का अंत हुआ। फिर मराठा आया, मराठी भी कुछ हद तक वहाँ पे वर्चस्व स्थापित करने शुरू किए, लेकिन वो भी रुक गए। तो उस समय इंडियन पीपल के माइंड में बस एक ही बात थी कि हम अभी भी एक नए शासन की बागडोर में चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल्स क्यों इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ, क्यों वह इतने लंबे समय तक इंडिया में बना रहा, तो इसका मेन रीज़न जाता है इंडियन पीपल्स को ही। क्योंकि इंडियन पीपल्स एकजुट नहीं थे, आपस में छोटे छोटे डायनेस्टीज़ में वो डिवाइडेड थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वह अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स से जाकर मिल गए, और ब्रिटिशर्स से मिलने के बाद वह अपने ही लोगों के अगेंस्ट वो लड़ाई करना शुरू कर दिए। और इसी का बेनिफिट उठाया ब्रिटिशर्स ने। उसने ये देखा कि लोगों के बीच में एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। इस वजह से ब्रिटिशर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और अपनी शासन को, इंडिया की बागडोर, शासन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म की भावना की शुरुआत कहाँ से होती है। ये तो हमने देख लिया कि इंडियन हिस्ट्री में कैसी थी, लोगों की भावनाएं कैसी थी। अब हम मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर्स में डिस्कस करना है। सो लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to the associated with the formation of nation state। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि नेशन स्टेट का मतलब है एक सिंगल आइडेंटिटी ऑफ पीपल विच आर लिव्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। कि एक ही स्टेट में, एक ही जगह पे रहने वाले लोगों के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी होना ही आपका नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। और यूरोप में इसी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट की वजह से आपकी नेशनलिज्म एमर्ज होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है कि वे क्या हैं, क्या थे, उनकी पहचान कैसे हो, तो उसके लिए जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। And for this nation state, for the new identification, for the unique identification, new symbols and icons, new songs and ideas, forge new links and redefine the boundaries of communities। इसके लिए सबसे पहला नए सिंबल्स बनाए गए, कुछ आइकन्स सामने आए, साथ ही साथ न्यू सॉन्ग्स बनाए गए जो यूनिटी को दिखाता हो, एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन को दिखाता हो और कम्युनिटीज़ की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करता हो। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेशन कॉन्सेप्ट। तो आपकी नेशनल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही लंबे समय के बाद आपकी अधिकांश कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इंडिया या इंडिया जैसी अदर कॉलोनीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एक मूवमेंट चला था जिसे नाम दिया गया था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, कॉलोनियल रूल को और एंटी कॉलोनियल रूल। जस्ट ब्रिटिशर्स जो थे, जब भी वो किसी कंट्री में जाते थे तो वहाँ पे डायरेक्ट शासन नहीं करते थे,
वह कुछ एरियाज़ को जो उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे होते थे, जहाँ से उनको फाइनेंशियली बेनिफिट मिल सकता था, उन एरियाज़ को वो आइडेंटिफाई करते और वहाँ पर वो अपनी एक कोठी बना देते थे। उनको कोठी वर्ड ही यूज़ किया गया है हर जगह पे। तो वह अपनी एक फैक्ट्री बनाते, वहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टाब्लिश करते, कोठी बना देते और उसको नाम देते थे कॉलोनी। यानी वह किसी कंट्री का वह पार्ट जो ब्रिटिशर्स के अंडर में होता था, उसे कॉलोनी कहा जाता था और ऐसे सिस्टम को कॉलोनियल रूल कहते हैं। जैसे इंडिया, तो इंडिया के जहाँ जहाँ पे जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, वो सारे के सारे आपके ब्रिटिशर्स की कॉलोनी माने गए। और इस तरह से हम कर सकते हैं कि इंडिया में भी कॉलोनियल रूल आता है। और एंटी कॉलोनियल का मतलब कि कॉलोनियल सिस्टम को हटा करके खुद की शासन व्यवस्था स्थापित करना। तो आपकी जो कंट्रीज़ थी जो ब्रिटिश के अंडर में थी, तो इसमें स्पेशली आपकी अमेरिकन कंट्रीज ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी थी और एशियन कंट्रीज़ भी थी। तो वो सारी की सारी वहाँ पे एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाती हैं और इस स्ट्रगल के लिए उन्होंने सबसे पहले यूनिटी को समझने की कोशिश की कि इस प्रोसेस को ख़त्म करना है, इट मीन्स कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करना है, तो निश्चित है कि उनके अंदर यूनिटी होना ज़रूरी है। सो फॉर दिस रीजन उन्होंने बहुत सारे ग्रुप को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू किया, क्योंकि लोगों का मकसद एक ही था, ब्रिटिश कॉलोनी को हटाना। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम लोगों को सामने आई कि जितने भी क्लास थे, जितने भी ग्रुप थे आपकी सोसाइटी में, वो कॉलोनिज्म से अलग अलग प्रभावित थे। जैसे इंडिया के सेंस में अगर हम बात करें, तो इंडिया में आपने 1857 का रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, या आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति जिसे हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुआ था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग ब्रिटिशर्स के ही अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे में एकजुट नहीं थे, उनके अंदर एकता नहीं थी। वे भले ही लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स की एक के अगेंस्ट, लेकिन उनका जो एम था, उनका जो पर्पस था, वह अलग अलग था। तो इस वजह से प्रॉब्लम पूरे सोसाइटी में फैली हुई थी, प्रॉब्लम कि हर एक ग्रुप अलग अलग पर्पस को, अलग अलग एम को लेकर के ब्रिटिशर से अगेंस्ट जा रहा था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करते हैं तो उनका एक अलग मोटिव था, नाना साहब की बात करें तो उनका अलग मोटिव था। जो जनजातियाँ, जो ट्राइबल रिवॉल्यूशन जो मिलता है, उनका मकसद अलग था। फार्मर्स ने जो विद्रोह किया, फार्मर्स ने जो रिवॉल्यूशन दिया, वह उनका मकसद अलग था। लेकिन भले ही वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन उनका जो पर्पज अलग था। तो उनको जहाँ से, तो इसी वजह से 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो यहाँ पर एक ग्रेट लीडर का नाम हमारे सामने आता है इंडिया के कॉन्सेप्ट में, दैट वाज महात्मा गांधी। हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी को क्यों इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाता है, क्यों उनको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन या इम्पॉर्टेंट लीडर माना जाता है पूरे रिवॉल्यूशन का। पहली चीज़ कि महात्मा गांधी उस समय आपकी एक पार्टी होती थी जिसको नाम था कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के अंडर में आई और वहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी स्किल को ध्यान में रखा और साथ ही साथ उन्होंने
पूरी कोशिश की कि लोगों को एक साथ लाया जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी, लोगों को एक साथ लाया, एक ही मोमेंट से जोड़ दिया। मतलब ये कि अलग अलग लोग अलग अलग मोमेंट्स करते थे। जैसे फार्मर ने अलग विद्रोह कर दिया, जनजातियों ने अलग कर दिया, किंग क्वींस ने अलग कर दिया। तो अलग अलग विद्रोह हो रहे हैं तो निश्चित है कि उनको दबाना भी आसान था। लेकिन अगर ये तीनों ही एक साथ रिवॉल्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में सामने वाले को सोचना पड़ता है। सो महात्मा गांधी ने यही काम किया कि एक मोमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया, और लोगों को उसी एक आंदोलन से जोड़ना शुरू कर दिया। तो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से मोमेंट्स थे जो महात्मा गांधी ने चलाए थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम आई थी, बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे भी महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लोगों को एक साथ लाने की, लेकिन कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ न कुछ द्वंद्व लोगों के बीच में बना ही रह गया। सो इन दिस चैप्टर हम इंडियन हिस्ट्री को 1920 से स्टार्ट करेंगे। मीन्स हम इंडियन हिस्ट्री को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1920 ईयर से हम स्टार्ट करेंगे, और इसी हम देखेंगे 1935 तक। क्योंकि 1920 से लेकर के और 1935 तक ये वो समय रहा है इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पे लोग महात्मा गांधी के साथ एक दूसरे से जुड़ते चले गए और एक साथ एक आंदोलन को आगे बढ़ाने, सक्सेस बनाने में हेल्प किए थे। तो इनमें हम नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स, सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से कौन कौन से नेशनल मूवमेंट चलाए और लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते चले गए। So let me start our first topic of this chapter. It's all the introduction about this chapter. Now we come to the points. And first important topic of this chapter, the First World War, खिलाफत and non-cooperation movement. So हमारा फर्स्ट टॉपिक में हमें क्या देखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसने किस तरह से हेल्प की, खिलाफत मूवमेंट क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स क्या था। सो जैसा हम जानते भी हैं कि 1914 से 1918 तक का हमारा जो समय रहा है ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद से 1919 के बाद, या हम कह सकते हैं कि इसके जस्ट बाद, पूरी एरिया में, पूरे वर्ल्ड में नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं। सोशल ग्रुप्स में एक नए तरीके का इनकॉर्पोरेटिंग देखने को मिलता है, एक अलग तरीके का कोऑपरेशन, या हम कह सकते हैं अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वे अलग अलग तरीके से स्ट्रगल करते हैं। और ये क्यों स्ट्रगल करते हैं, ताकि वह अपने आप को आगे बढ़ा सके। सो हम इस सारी चीज़ों को अब हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. कि वॉर ने, आपकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसने पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया था। इसने डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, हमारे कि जो हमारा जो रक्षा विभाग है उस पर इन्होंने ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। हर कंट्रीज ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उसी पे पूरी तरह से उस पर खर्च ज़्यादा बढ़ाया, रक्षा पे, और साथ ही साथ उसको अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने वार लोन ले लिया। इट मीन्स उन्होंने लोन भी लिया, जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़ाए गए,
कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ी, टैक्सेस हमारे बढ़े और साथ ही साथ इनकम टैक्स को उस समय सामने लाया गया। थ्रू द वॉर ईयर प्राइजेज इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। आपका जो वॉर ईयर रहा है 1913 से लेकर 1918 तक का ये पूरा समय, ये ऐसा समय था जहाँ पर टैक्सेस हमारे बढ़ते चले जा रहे थे, डबल होते जा रहे थे, प्राइसेस गुड्स पे सर्विसेज पे बहुत बढ़ रही थी, जिसकी वजह से कॉमन पीपल की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल हो गई थी। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread angus. Forced recruitment, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। forced recruitment क्या है? तो ये न्यू वर्ड आपके सामने है। A process by which the colonial state forced people to join the army. कि फोर्स रिक्रूटमेंट ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉलोनियल स्टेट अपनी जहाँ पर कॉलोनी बनाया हुआ है वहाँ के लोगों को सेना में या आर्मी में ज्वाइन होने के लिए फोर्स करता था। इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को फोर्स करके इस वार का पार्ट बनाया गया था। इसकी वजह से पूरी जगहों पे एक कहा जाए तो रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा एक एंगर इन्वायरमेंट्स देखने को मिलता है। 1918 to 1919 and 1920 to 21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे क्रॉप हमारे बेकार हो गए और पूरे इंडिया में फूड्स का शॉर्टेज या कमी देखने को मिलती है। दिस वॉज accompanied by an इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक यानी से एक महामारी देखने को मिलती है। 1921 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग लगभग 13 मिलियन पीपल्स इस डिजीज़, इस एपिडेमिक का वो शिकार होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग डेथ की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत ही परेशान। एक भारत बहुत ही 13 मिलियन पीपल्स वहाँ पे मरे हुए थे इस एपिडेमिक की वजह से। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. So Indian people ने सोचा कि हो सकता है वार खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक नए तरीके का मोमेंट। That was the idea of सत्याग्रह। So as we know कि 1950 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आपके इंडिया में आते हैं और जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत ही सक्सेसफुल वार उन्होंने वहाँ पे चलाया था, जो उनको काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिली थी। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। कि सत्याग्रह का पूरा फोकस है कि आप सत्य पे पूरा सत्य की शक्ति पे विश्वास करता है और फोकस करता है कि सत्य की खोज की जाए। ये इस बात में सजेस्ट करता है कि अगर हमारा स्ट्रगल का जो तरीका का जो कारण है, यानी हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, अगर वह सही है तो यानी जो हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रही है, अगर हम उसके थ्रू एक सही है, वो इनजस्टिस ही है, तो ऐसे कर्म में जो फिजिकल फोर्स होती है वह निश्चित है कि वह ऑपरेशन को बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से उनको एग्रेसिव होकर के आगे नहीं बढ़ने देती हैं। बिना वायलेंस के, बिना एग्रीगेशंस के भी आप
नॉन वायलेंस के थ्रू हम किसी बैटल को जीत सकते हैं। इट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सत्याग्रह। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सत्याग्रह का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रुथ पे खोज करना, ट्रुथ की शक्ति पे विश्वास करता है, ये नॉन वायलेंस का सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने इसी चीज़ को सामने किया और नॉन वायलेंस को उन्होंने ज़्यादा ध्यान में रखा और अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। जब महात्मा गांधी इंडिया आए, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। In 1970, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. कि इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी 1917 से, जब वो बिहार के चंपारण में जाते हैं और वहाँ पर प्लांटेशन करने वाले जो लोग हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने उनको आगे आने के लिए उन्होंने हेल्प की थी। होता क्या था कि जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप किसी पार्टिकुलर फसल की ही आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे नील की खेती करना, इट मीन्स इंडिगो को प्रोड्यूस करना, अफीम की खेती करना, तो इन्हीं पे वो ज़्यादा फोकस करते थे। फूड क्रॉप से वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। सो इस वजह से महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं और वहाँ पे लोगों को सत्याग्रह से जुड़ करके आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। Then in 1970 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके बाद से वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे भी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर की वजह से प्लेग एपिडेमिक होती है और खेड़ा के जो पीजेंट्स हैं वह रिवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं और जो टैक्सेशन है उसकी मांग करना, उनको रिलैक्स करने के लिए हेल्प मांगते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट से बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं और इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में जाते हैं और वहाँ पे सत्याग्रह को कॉटन मिल के वर्कर्स को के साथ वह सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हैं। तो ये था हमारा सत्याग्रह। इसमें आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि सत्याग्रह का फोकस कहाँ पे है और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत कहाँ पे की। तो आप हमको ये इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चंपारण, खेड़ा, उसके बाद हमारा अहमदाबाद कॉटन मिल्स के लिए। तो चंपारण में क्या था, प्लांटेशन सिस्टम की अगेंस्ट पीजेंट्स की मदद। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीजेंट्स को जो रिवेन्यूज़ था उनके पास हो नहीं पा रही थी और जो टैक्स था उसको वहाँ पे कम करने की या रिलैक्स करने के लिए सपोर्ट किया। और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स की सपोर्ट में उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द रॉलेट एक्ट। थैंक यू।